एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और एक बार फिर से रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए एनडीए का कुनबा दिख रहा। तो वहीं विपक्ष के तमाम दावे कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े में धराशायी दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो गया है और देश के भाग्य विधाताओं ने देश की सत्ता की चाबी ईवीएम में कैद कर दी है। 2 महीने से ज्यादा लंबे समय तक चले और 7 चरण की लंबी प्रक्रिया के बाद अब सभी को इंतजार नतीजों की घड़ी का है, लेकिन उनमें अभी 4 जून तक का वक्त है सऊद। पर परिणाम से पहले आती है बारी एग्जिट पोल की, और महा एग्जिट पोल की तो इंतजार किस बात का। और आपके सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूज स्टेट के पास है एग्जिट पोल से पहले एग्जैक्ट पोल जो आएगा सामने, उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे। हमने आपको उसकी टैली भी दिखाई। यह आपको बता रहा है कि आखिर कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ग्राउंड पर ये जो आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़ों के आने के बाद क्या स्थिति, क्या रिएक्शन, किसको कितना विश्वास और किसको एग्जिट पोल के आंकड़ों पर संशय, इस सब की भी हम पड़ताल करेंगे इस बार। तो सबसे पहले एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। महापोल में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। पीएम मोदी की तीसरी बार ताजपोशी हो सकती है, यानी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए इस एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा सकते हैं। इन आंकड़ों में कम से कम यही तस्वीर बनकर के उभर रही है। बता दें कि महापोल में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए एक बार फिर से 350 का आंकड़ा पार कर सकती है। बता दें कि इंडिया गठबंधन को 150 सीटों के आसपास का अनुमान है और अन्य दलों के खाते में 25 से 30 सीटें आने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। हालांकि देखिए, इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है, समूचा विपक्ष इसको नकार रहा है। राहुल गांधी सामने आकर कह रहे हैं कि ये असल में मीडिया पोल है। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कम से कम ये जो आंकड़े हैं, ये एक तस्वीर जरूर पेश कर रहे हैं। और देखिए, महा एग्जिट पोल के आंकड़े और अलग अलग मीडिया समूह और जो एजेंसीज है, उन्होंने क्या तस्वीर पेश की है, कितने आकलन उनके पास सीटों के हैं, वो आपके सामने इस टैली में सारी तस्वीर है। ऊपर आप जो हमारे टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, ऊपर की आप समूचे देश की 543 सीटों के न्यूज नेशन के सर्वे को देख रहे हैं। वहीं महा एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी दाएं और बाएं आपको टैली दिख रही है। लेकिन ये महा एग्जिट पोल जहां पर अलग अलग चैनलों के जो नतीजे हैं, जो अभी कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार फटाफट बता देते हैं इस महा एग्जिट पोल में जो आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख रहे हैं। रिपब्लिक भारत का जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है बीजेपी को 353 से 368, यानी क्लियर मेजोरिटी। कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को मतलब 118 से 133 सीटें और अन्य को 43 से 48 सीटें इस एग्जिट पोल के जरिए दी जा रही है। एबीपी वोटर क्या कह रहा है? 353 से 383 बीजेपी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 152 से 182, अन्य को 4 से 12। एनडीटीवी का ये एग्जिट पोल बता रहा है कि 362 से 392 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है, यानी कि एनडीए को 141 से 161 सीटों पर इंडिया गठबंधन सिमट जाएगा, तो अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें आ सकती है। इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल 371 नंबर एग्जैक्ट नंबर दे रहा है बीजेपी और एनडीए को। कांग्रेस पार्टी के समेत जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन का, उसे करीब 125 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, एमपी का महा एग्जिट पोल जरा दिखा दीजिए आदर्श, और बताइए कि क्या स्थिति है यहां पर। एमपी में क्या सीटें और क्या तस्वीरें बनती उभर रही है, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज में 28 सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और एबीपी वोटर कह रहा है कि 26 से 28 सीट एनडीए जीत सकता है, जबकि 1 से 3 सीट कांग्रेस। जी न्यूज एग्जैक्ट आंकड़े दे रहा है कि 29 को 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। इंडिया टीवी कह रहा है कि 28 से 29 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के हाथ में 1 सीट आ सकती है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में 28 सीटों का अनुमान बीजेपी के लिए और 1 सीट कांग्रेस के लिए। और आज तक 28 से 29 सीट बीजेपी के लिए कह रहा है और 0 से 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 11 सीटें दी जा रही है। रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल जो है वो सिर्फ 9 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सभी 10 से 11 सीटें देते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। ये 11वीं सीट जो 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है, कौन सी ये सीट हो सकती है? क्या ये एक बार फिर से कोरबा की सीट हो सकती है, जहां से बीते चुनाव में भी ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की थी, या फिर बस्तर की ये सीट होगी? हालांकि बस्तर में इस बार जरूर बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर दावे किए गए कि हम मजबूती से चुनाव लड़े हैं, साथ ही
आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय को जब बनाया गया तो उसके बाद भी एक इम्पैक्ट वहां पर पड़ने का आसार जताया गया। ठीक है, और देखिए ग्राउंड पर क्या स्थिति है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अनिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं दुर्ग से, और झाबुआ से मेरे साथ हमारे सहयोगी आलोक जुड़ रहे हैं। सीधा पहले झाबुआ का रुख करते हैं। आलोक, देखिए 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है। अगर यह मान भी लिया जाए कि एक सीट कांग्रेस के हाथ में जा रही है, तो क्या वो छिंदवाड़ा की ही सीट है या फिर वो राजगढ़ की हो सकती है, वो रतलाम झाबुआ की हो सकती है, मंडला की, मुरैना की हो सकती है? रतलाम झाबुआ में क्या स्थिति बन रही, कुछ है क्या उम्मीद कि कांग्रेस के खाते में कांतिलाल भूरिया ये सीट ला सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का सिनेरियो हमने लोकसभा में देखा, जिस प्रकार से हमने वोटिंग को देखा है, तो कहीं न कहीं अब जो एग्जैक्ट पोल आया है उसमें झाबुआ में भी कशमकश, जो रतलाम सीट है उसमें कशमकश टक्कर है, क्योंकि दिग्गज आदिवासी नेता जो कांतिलाल भूरिया है वे इस बार चुनाव मैदान में थे और सामने से जो थी अनीता नागर सिंह जो बीजेपी की कैंडिडेट थी। तो देखिए क्योंकि कांतिलाल भूरिया का भी जो ये चुनाव है काफी कहा जा रहा है कि इस बार लास्ट चुनाव वहां है और खुद वे भी मंच से कह चुके हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस लगी थी यहां पर, अलीराजपुर में लगी हो, चाहे झाबुआ में, चाहे रतलाम में, कांग्रेस ने भी काफी मेहनत की है इस सीट पर और कांतिलाल भूरिया खुद पूरे समय डटे रहे। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला होना है और हो सकता है कि इस बार जो, क्योंकि देखिए झाबुआ का इतिहास रहा है या झाबुआ में अक्सर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। हम एक दो बार को छोड़े तो कांग्रेस से यहाँ पर सांसद बने हैं। यहाँ की विधानसभा की बात करें तो एक दो विधानसभा को छोड़कर लगभग कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के जो कांतिलाल भूरिया उनको मजबूत भी माना जा रहा है। लेकिन देखिए बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, पन्ना स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, यानी कि मतदान केंद्रों तक बीजेपी ने काफी मेहनत की। और चूंकि वन मंत्री की पत्नी थी यहाँ पर अनीता नागर सिंह चौहान, अलीराजपुर जिले से आती है, अलीराजपुर में पहली बार बीजेपी ने मौका दिया है, महिला को उतारा है। तो महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए महिला वोटरों को प्रभावित काफी किया गया है। तो और बीजेपी ने जो पन्ना प्रमुख बनाए, जो मतदान केंद्र तक लोग पहुंचे हैं, तो जो वोटिंग हुई है महिलाओं की भले यहां पर कम हुई है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि यह सीट में 70 से 80 हजार वोटों से जो 4 तारीख को परिणाम आएगा उसमें वे जीतेंगे। तो मैं देख रहा हूं आलोक, आपके पीछे कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी पूछिए और समझिए कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और वो जो एक सीट जाती दिख रही है, क्या कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि रतलाम झाबुआ ही है वो कांग्रेस की सीट जो आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मुकेश जी, आपने चुनाव देखा है कांग्रेस, और एग्जैक्ट पोल बता रहा है कि मध्य प्रदेश में एक ही सीट आ रही है। क्या रतलाम झाबुआ मानी जाए क्या उस सीट को, कैसे देखेंगे आप? देखो, इस तरह जो रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पे ये देखा गया है, कांग्रेस ने एक अच्छी खासी फाइट की है, जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रहे हैं। हमने कई मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा परिवार पर हमला लगातार भाजपा ने किया है, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे पर कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, तो कहीं न कहीं उनका फायदा मिला। और कांतिलाल एक यहाँ के जो इलाका है, इस भील भिलाला वर्सेस भी चला है, क्योंकि भाजपा ने इस बार पहली बार भिलाला समुदाय से जो भाजपा की प्रत्याशी बनाई है। तो इस बार कांग्रेस लंबे समय से यहाँ के आदिवासी भील भिलाला में वर्सेस, और भीलों की संख्या ज्यादा है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिला, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये मुकाबला इस समय, क्योंकि एक मंत्री के परिवार से जुड़ी हुई है, क्योंकि परिवार का हमेशा आरोप लगता था कांग्रेस के बड़े चेहरों पर, नेताओं पर, कि कांग्रेस हमेशा बड़े चेहरों को ही टिकट देती है। लेकिन इस बार ये देखा गया कि भाजपा ने भी वो काम कर दिया है जो परिवारवाद खत्म करने की बात कही थी। लेकिन इस बार जो रतलाम लोकसभा सीट पर भाजपा ने अनीता नागर सिंह चौहान, जो नागर सिंह चौहान की धर्मपत्नी है, उनको टिकट देकर मंत्री की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं दूसरी तरफ वो परिवार जो कि लंबे अरसे से रतलाम झाबुआ की इस सीट पर अपनी पैठ जमाए हुए हैं और यहां पर मजबूत स्थिति में, वो उसकी तरफ से कांतिलाल भूरिया, और जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की लिस्ट में उनका नाम हमेशा से रहता है मध्य प्रदेश में। आमने सामने की लड़ाई, अब इसमें एक सीट क्या ये हो सकती है, बड़ा सवाल जरूर। हमारे साथ उपेंद्र गौतम भी जुड़ गए हैं मुरैना से। शिव मंगल सिंह तोमर और सत्यपाल सिंह सिकरवार के बीच में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के लिए साउथ ये सीट कहीं ना कहीं एक साख की बात थी। और जरा वहां से हम समझते हैं कि मुरैना में क्या स्थिति है। जरा बताइए कि मुरैना में क्या स्थिति, कहा यह जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो रहा है और वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर के लिए साख की बात थी। ये सीट कितनी आसानी से निकाल रही, क्योंकि 28
28 सीटों में क्या ये बीजेपी की सीट है या फिर खेल यहां से ही बिगड़ रहा है और कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है? ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर के खास रहे व्यक्ति जो कि बड़े व्यवसायी भी हैं, रमेश चंद्र गर्ग, जो बसपा से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने इस पूरे चुनाव को अपनी ओर आकर्षित बना दिया। इस बीच में नरेंद्र सिंह तोमर की इज्जत भी दांव पे लग गई, क्योंकि अगर जैसे जैसे बसपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग अपनी ताकत दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है वैश्य समाज, वो रमेश चंद्र गर्ग की ओर आकर्षित हो गया था। इसके साथ ही जो भाजपा ने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था, उनसे काफी नाराजगी मतदाताओं को देखने को मिल रही थी। वहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी से सतपाल सिंह सिकरवार, उनको युवा होने का और चूंकि भाजपा में पूर्व में रहने का और पूर्व विधायक होने का और पूर्व सक्रियता का उनको लाभ मिल रहा था और चुनाव बिल्कुल 3 लोगों के बीच में सिमट कर रह गया। बाकी जो प्रत्याशी 15 प्रत्याशी टोटल थे, 12 प्रत्याशियों का पता ही नहीं चला कि ये कौन थे, कहां से आए और कैसे चुनावी मैदान में संघर्ष कर रहे थे। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अभी जो एग्जिट पोल आया है, जिसमें कि 28 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, 1 सीट कांग्रेस को दी जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि छिंदवाड़ा है, रतलाम झाबुआ है, लेकिन मैं इस सीट को मानता हूं कि मुरैना की सीट बहुत प्रबल है, जो कि कांग्रेस की तरफ जा सकती है, क्योंकि आम जनता का जो तरीका था, आम जनता का जो रुझान था, सीट एग्जिट पोल के हिसाब से सऊद एक ही सीट मिलती दिख रही है। और उस पर राजगढ़ में अभी दिग्विजय सिंह की तरफ से ट्वीट कर दिया गया, वो ये कह रहे हैं कि भाई मंडला भी है, मुरैना भी है, सतना भी है। हाँ, राजगढ़ में वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो जो एग्जिट पोल है उसके लिए आपको 100 से ज्यादा यहां पर टीमें भेजनी पड़ेंगी, जो कि संभव नहीं है, और यहां पर हम जीत रहे हैं। मुरैना में जो लड़ाई बता रहे हैं उपेंद्र की, त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए दिलचस्प। रतलाम झाबुआ में कांतिलाल भूरिया की साख भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। तो वो एक सीट है कौन से, क्योंकि छिंदवाड़ा में दिलचस्प हो गया। और छिंदवाड़ा में अगर एक बात देखी जाए, छिंदवाड़ा इन तीनों सीटों के मुकाबले इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी ज्यादा कमजोर नजर आई, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ का इस बार चुनाव में हार, भले विधानसभा का चुनाव वो जरूर जीते, लेकिन ओवरऑल राज्य में हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कहीं ना कहीं कमलनाथ की जो सियासत थी वो वहां से गिरती हुई नजर आई। इसके अलावा नकुलनाथ को उतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो बीते बार भी कमलनाथ की वजह से जीते, ऐसा लोगों ने कहा। तो क्या छिंदवाड़ा जा रही है, किला ढह करके कोई और सीट जा रही है, जिससे वो इशारा आप कर रहे हैं, और वही इशारा और वही जो है कौतूहल लोगों के मन में है, यही समझने की हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन जरा दुर्ग का भी रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ मौजूद है और दुर्ग का दुर्ग कौन भेद रहा है, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, और एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से दुर्ग में लेकर के क्या हलचल है, जरा बताइए। बिल्कुल, आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। अनिल, जरा उनसे पूछिए इस एग्जिट पोल को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल 10 से 11 बीजेपी को सीटें दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से एग्जिट पोल आने के बाद में 10 से सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को 1 या 2 सीट को ही मिल पाएगा। और ये जो बात हो रही है दुर्ग लोक सभा सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विजय बघेल, उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 4 लाख मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा करके लोकसभा के सांसद बने थे, और इस बार उन्हें फिर से टिकट दिया गया। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र साहू के बीच में। दुर्ग लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पोल के नतीजे नहीं आए हैं अभी, लेकिन अनुमान है, लेकिन अनुमान में भी लोग जो जानकारी दे रहे हैं, लोग अपनी तरफ से जो रिएक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम पर, वहां पर फिर से बिल्कुल एक एग्जिट पोल, और क्योंकि कई एजेंसीज ने यह भी सर्वे किया कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं और किसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा नजर आती है, और उसमें तो करीब 70 से 80% लोगों ने नरेंद्र मोदी को ही चुना। लेकिन उपेंद्र, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया था। इस बार 2 से 3 सीटें खिसकती हुई दिख रही हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश का कोई भी राज्य क्यों ना हो, एक फैक्टर और काम करता है, वो है नरेंद्र मोदी फैक्टर। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के अपने अलग वोटर्स हैं, वो वोट उन्हें ही करते हैं। एक कैंडिडेट सिलेक्शन वाइज हमने देखा कि नो डाउट मध्य प्रदेश में, आप ये मान के चलिए आदर्श की सबसे बड़ा हर एक कैंडिडेट को, और न सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट को बल्कि संपूर्ण एनडीए के कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा रहता है, और उन्हीं के चेहरे के नाम पर वो चुनाव लड़ता है। वो जानता है कि अगर मेरे 100 खून माफ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर अगर मैं वोट मांगूंगा तो मुझे वोट जनता देगी। बिल्कुल उपेंद्र, मुझे जो बड़ी बात नजर आती है, देखिए एक तो महिलाओं का मुद्दा है। महिलाओं को लेकर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा में ये कहें कि मास्टर स्ट्रोक था, जिसके चलते पूरा उलटफेर हो गया। लोकसभा के इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। दूसरा यह माना जाता है
है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उनके एक अलग ही वो है, उस हिसाब से वोट मिलते हुए दिखते हैं? क्योंकि ये रीजन इस भी वजह से हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा नो डाउट कांग्रेस पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे कई सीटों पर, उसके बावजूद भी बाजी खिसकती नजर आ रही है। तो क्या बड़े कारण उपेंद्र आप भी देख रहे, कुछ एड ऑन करना चाहें तो? उपेंद्र, आपको आवाज मिल रही है तो आपसे ही सवाल था। चलिए आलोक से, हाँ जी बोलिए। जी बताएं, मैं आवाज आ रही है? उपेंद्र, मेरा सवाल यह था कि सिर्फ मध्य प्रदेश के अलावा अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 2019 में बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पड़ोसी राज्य है, सटा हुआ है ग्वालियर चंबल संभाग से, तो क्या आपको लगता है क्या कारण रहा होगा ऐसा? देखिए, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इनमें जो लाडली बहना वाली योजना चली थी या महिलाओं के बालिकाओं के लिए योजना चली थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने इसको लागू किया था और मोदी ने उनका समर्थन किया था। तो इस योजना का बड़ा प्रभाव विधानसभा चुनाव में भी देखा गया और इस योजना का बड़ा प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में भी देखा जा रहा है। ये साइलेंट वोटर है। जैसे कि मैं मुरैना की बात करूं तो मुरैना के 20 लाख वोटरों में से 50 लाख वोटर ऐसे हैं जो लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी के नाम पर सीधे के सीधे भारतीय जनता पार्टी को जाते दिखे हुए हैं। ऐसी जो संभावना थी, वहीं जैसा कि आपने मुझे कहा कि मोदी, तो मोदी के जो भक्त हैं, जो मोदी के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार हो जाते हैं, उनमें से 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जो सीधे के सीधे भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं, जो जाते दिखे थे बिल्कुल। यानी कि 20 लाख वोटों में से अगर जो गिनती शुरू की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तो 1.5 लाख से शुरू होती है, जबकि कांग्रेस के साथ और भी अन्य जो प्रत्याशी है उनको पहले 1.5 लाख का आंकड़ा छूना होगा, उसके बाद में वो वोटरों की और भारतीय जनता पार्टी से बराबरी की बात करेंगे। तो ये एक बड़ा स्पेस भारतीय जनता पार्टी को मिला है और अकेले मध्य प्रदेश में ही नहीं मिला, ये छत्तीसगढ़ में भी मिला है, राजस्थान में भी मिला है। हमारे साथ कुछ मुरैना शहर के ऐसे लोग हैं जो काफी अन्य राज्यों में व्यवसाय करते हैं और अन्य राज्यों में उनकी क्या परिस्थितियां उनकी बनी है, उन लोगों से हम ये जानेंगे कि इन्होंने क्या इन राज्यों में देखा और भारतीय जनता पार्टी की ओर क्या रुझान बना, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी इन एग्जैक्ट पोल में इतनी ताकत के साथ दिखाई दे रही है। जी रवि जी। देखिए, जो अभी एग्जिट पोल आए हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे देश में एनडीए की सरकार बन रही है और स्पष्ट बहुमत से बन रही है। तो निश्चित है कि हर राज्य में अलग अलग फैक्टर रहे हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी ने वहां पर जो काम किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है, तो वहां पर जनता का जो विश्वास योगी जी के प्रति जो आया है, तो इसलिए वोटर ने भरपूर उनको वोट दिया है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या स्थिति है? यहाँ पर कुछ जगह पर क्लोज काउंटर हैं, वहां पर अभी स्पष्ट कह पाना कि एक सीट जैसे एग्जिट पोल दे रही है कांग्रेस को, तो ये इस बात में हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि अभी कई जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत क्लोज लड़ाई है, तो कुछ भी हो सकता है वहां पर। अगर देखा जाए छिंदवाड़ा देखा जाए, हमारा मुरैना देखा जाए, त्रिकोणी यहाँ पर संघर्ष है, और इसके अलावा ग्वालियर देखा जाए, झाबुआ देखा जाए, तो अभी कुछ कह पाना मध्य प्रदेश के बारे में कि अभी वो कांग्रेस का आंकड़ा 1 से बढ़ भी सकता है। क्या बढ़ सकता है शिखर कुमार जैन जी? आप लगातार दिल्ली जाते रहते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, तो क्या लगता है आपको? भाई, देखने में जब लोगों से बात करते हैं, मतदाताओं से बात होती है, तो ऐसा लगता है कि अब के से एनडीए नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा आ रही हैं। लेकिन जब ये एग्जिट पोल सुनते हैं या आप बीजेपी के प्रभावित लोगों की बातें सुनते हैं, तब ये लगता है कि वो कह रहे हैं तो उनकी बात में कुछ सच्चाई है। बाकी जो एक्चुअल में जो दिखता है धरातल पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ज्यों ज्यों फेस बढ़ते गए वोटिंग के, त्यों तो ये बात ज्यादा महसूस की गई है कि मतदाताओं को अब बाद में ठगा सा महसूस होता है कि भाई हमने शुरुआत में जब वोट किया था तब वो मीडिया से वो सारी बातें लोगों की समझ में नहीं आई थी। बाद में जब ये इंडिया गठबंधन ने सारी बातें लोगों को बताई हैं, अपनी बातें पहुंचाई हैं, तब लोगों की समझ में आया है कि वास्तव में वो जो शुरू में वोटिंग हुई थी उसकी तुलना में जो बाद में वोटिंग हुई है, उन फेस में इंडिया गठबंधन को वोट अधिक मिला है। लेकिन एग्जैक्ट पोल तो फिर भी इंडिया गठबंधन को पीछे ही दिखा रहा है। अब एक्चुअल में इस बारे में लोगों का अपना अपना मत है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल है
ये भी साइलेंट है, वोटर कुछ कह नहीं रहा है। तो ये देखिए बड़ा दिलचस्प यहां से देखिए रिएक्शन सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जाओ तो लोगों को लगता है कि इंडिया गठबंधन को वोट मिल रहा है। ये बड़ी दिलचस्प कहीं ना कहीं रिएक्शन है। और क्या ऐसा हो सकता है? इससे देखिए इत्तेफाक नहीं रख सकते, क्योंकि 2004 में ऐसा हुआ था जब एग्जिट पोल के जो तमाम आकलन थे वो भी कहीं ना कहीं धराशायी हुए थे और एक अंडर करंट दिखा था, इंडिया शाइनिंग जैसी स्थिति थी। तो क्या ऐसा कुछ एक बड़ी तब्दीली हो सकती है, एक बड़ा जो है बदलाव हो सकता है इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में? ये भी देखना होगा। 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल भी आ जाएंगे, लेकिन जरा रतलाम को जल्दी से रुक कर लेते हैं। रतलाम से मेरे साथ मेरे सहयोगी रतलाम झाबुआ से मौजूद हैं आलोक का जिक्र रुक करते हैं। आलोक, देखिए यहां इस तरह की अगर बातें भी सामने आ रही हैं कि कुछ जो सर्वे कंपनीज और एजेंसीज हैं वहां पर बहुत से लोग जो साइलेंट नजर आए, क्या ऐसा भी है? क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है? किसी को लगता है आपके साथ मौजूद लोगों में कि ये आंकड़े बदल सकते हैं, या फिर वो इन आंकड़ों के साथ ही जा रहे हैं? लेकिन साइलेंट वोटर्स को तो बीजेपी का वोटर्स माना जा रहा है, बीते कुछ चुनावों में हम देख रहे हैं। इसको ऐड कर लीजिएगा आप वहां पर आलोक। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने एग्जैक्ट पोल के आंकड़े देखे हैं। क्या लगता है ये इन्हीं आंकड़ों का होगा या कुछ आंकड़ों में तब्दीली आने वाली है? देखिए, एग्जिट पोल जहां तक अभी हम लोग देख रहे हैं कल से जो शुरू हुए हैं, तो 99% जो एग्जिट पोल बता रहा है वो मोदी जी की गवर्नमेंट बता रहा है। तो इतना बड़ा उलटफेर तो नहीं हो सकता कि सभी के सभी समीकरण गलत बैठ जाएं, क्योंकि एग्जिट पोल सब मेहनत करके सारे न्यूज चैनल लोग बनाते हैं, तो उसमें इतना बड़ा फेरबदल या तब्दीली होना संभव नहीं है। इसलिए सरकार तो बनती दिख रही है और एग्जिट पोल बदलता अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा, वोटर इस बार साइलेंट था, वोटर ने कुछ नहीं बोला है। वो क्या लगता है आपको कि खामोश वोटर किधर जा सकता है? वोटर ने जो हमने अभी पिछले विधानसभा चुनाव भी देखे थे, तो वोटर ने विकास और देश की प्रगति को देखते हुए ही मतदान करा है। और पिछली बार भी साइलेंट, विधानसभा में भी साइलेंट रहा था और अभी भी लोकसभा में भी साइलेंट उन्होंने रहा, और उसी दृष्टिकोण से उन्होंने वोटिंग करा है। तो देखिए, कहना यह पड़ेगा कि जो साइलेंट वोटर है वो भी कहीं न कहीं विकास और राष्ट्रहित और इसके उसमें गया है। जो लोग हैं उनका कहना यह है कि 2000 जो अभी हमने विधानसभा चुनाव गया है उसमें देखा है कि वोटर साइलेंट था, लेकिन वह बीजेपी के पक्ष में गया। तो ये जो लोकसभा का सिनेरियो है रतलाम झाबुआ का, या हम हमारे पड़ोस की जो सीमा है गुजरात और राजस्थान, यहाँ कहीं न कहीं यह सिनेरियो नजर आएगा कि जो खामोश वोटर है वह कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर के अब देखिए यही स्थिति है कि अभी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर चर्चा हो रही है, और इसीलिए हमने ग्राउंड पर जाकर के देखिए तमाम जो वोटरों के मन में या जिन लोगों ने वोट की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी दी थी, वो लोग जब टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल के आंकड़े देख रहे हैं तो उनके मन में भी कई तरह की बातें थी। और हमने देखा है कि चौक चौराहों पर और रास्तों पर, चौराहों पर और घर के अंदर ड्राइंग रूम में भी अब एग्जिट पोल को लेकर के चर्चा हो रही है आजकल में। को स्थिति क्लियर हो जाएगी कि एग्जिट पोल क्या बनेंगे, एग्जिट नंबर या फिर कुछ और होगा? क्या चौंकाने वाला 2004 का जैसा सऊद आप जिक्र करें कुछ ऐसा बड़ा फेरबदल होगा? हालांकि वो पॉसिबिलिटी इसलिए कम नजर आती है कि 2004 से 2024 तक बहुत पानी बह गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नजर आता है। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। कावेरी इजी फास्ट है ना, बस